हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर्स का साइंस पेपर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी पे ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का दुगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा पहले n गुना हो जाती है, तो n का मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है, जो यदि किसी वस्तु का वेग इसकी प्रारंभिक वेग का दुगुना है तो इसकी गतिज ऊर्जा पहले के n गुना है, तो n का मान क्या होगा। दोस्तों, यह देखिए काइनेटिक एनर्जी Ke बराबर 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये व्युत्क्रम v² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो है ये दोगुना हो जाता है, प्रारंभिक वेग जो है दोगुना होता है, तो ये 2² हो जाता है। तो ये एनर्जी बराबर हो जाएगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है ये एनर्जी 4, इसका व्युत्क्रमानुपाती है तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4K हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्ध्य 4 से 40 सेंटीमीटर है, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो याद रखिएगा, तो दोस्त तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य होता है, जहाँ पे जो है तरंग दैर्ध्य होता है। और यहाँ पे जो है क्या बोला गया है, जो तरंग दैर्ध्य ध्वनि की तरंग दैर्ध्य 3.2 किमी तक समय लगता है दूरी तय करने में। तो यहाँ पे वेग बराबर v बराबर f याद रखिएगा। ये जो है 4K हर्ट्ज, इसको हम हर्ट्ज में बदलेंगे तो 4000 हो जाएगा, 4000 हर्ट्ज गुना 40 सेंटीमीटर, चाल बराबर दूरी 40 सेंटीमीटर। 40 को जो है हम यहाँ पे 100 से भाग देंगे, तो ये 00 चरचक 1600 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 1600 मीटर प्रति सेकंड। और इसको जो हम इस प्रकार निकालेंगे तो 3.2 तरंग दैर्ध्य 3.2 है, उसके बाद ये 1000, 3.2 को हम केमी को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे और उसके बाद 1600 से भागा दे देंगे, तो टोटल जो है ये 2.0 सेकंड निकल जाएगा, 2.0 सेकंड। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा, रेडियोधर्मी तत्व जितने भी पीले रंग का है सब रेडियोधर्मी तत्व है। और ये व्हाइट रंग वाला जो है ये लैंथेनाइट, वो जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। और ये एक्टिनाइट येलो वाला जो है ये सब जो है रेडियोधर्मी पदार्थ है, जिसमें प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये जो है रेडियोधर्मी तत्व है। तो क्वेश्चन में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो ये टाइटेनियम है, ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। टाइटेनियम जो है ये लैंथेनाइट ग्रुप का है, ये जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है। तो पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में रहता है, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। पदार्थ के कण बीच की रिक्त स्थान होते हैं, ये भी सही, ये सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यक्त किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है परमाणु संख्या में के वृद्धि के आधार पर जो व्यक्त किया गया। याद रखिएगा जो है दोस्तों, जो पुराने जो थे डोबेनर, मेंडलीव और न्यूजीलैंड, ये जो है परमाणु के सभी में ये जो पीरियोडिक टेबल को जो बनाया था उसमें परमाणु भार के आधार पर बनाया था, परमाणु भार के आधार पर। और नया में जो बनाया था ये मोसले और नील्स बोर, इसने जो है परमाणु संख्या के वृद्धि के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था। तो इसलिए बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, तो ये परमाणु संख्या के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी को व्यक्त किया गया था। अगला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, 110 नंबर क्वेश्चन।
110 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है। तो किसी ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में जो है स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ ऊपर से जो गिरता है तो वो स्थिति ऊर्जा उसको कम हो जाती है, उसका जो ये जो ही नीचे आ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस तरह जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन में परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूट्रोजन में परमाणु उपस्थित संख्या, तो ये याद रखिएगा, उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या जो है 7 होती है। याद रखिएगा, जो जैसे नाइट्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान 14 है और इस परमाणु संख्या जो है 7 है, तो सिंपली कीजिएगा, जो 14 में से 7 घटा दीजिएगा 7, तो ये जो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर उसका भार कितना होगा। तो पृथ्वी पर जो मान होता है जी होता है, और चंद्रमा पे जो है ये चंद्रमा पर जो है पृथ्वी के मान का g/6 हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये जो है जी का g/6 बराबर, एक मिनट दोस्तों, पृथ्वी पर जी का, चंद्रमा पर जो है जी का मान होता है वो पृथ्वी के जी के मान का g/6 होता है। तो g/6 बराबर 300 न्यूटन। 300 न्यूटन, तो ये जो है क्षत्रिक 1800 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और ये शक्ति जो है ये काम करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक ऐच्छिक क्रिया है? नहीं है। तो याद रखिएगा, जो ऐच्छिक क्रिया जो हम खुद कर सकते हैं, जिस पे हम अपना नियंत्रण, उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जैसे हम मुट्ठी मोड़ना, एक कुर्सी को चलाना, एक वस्तु को ले जाना, बाइक चलाना, ये सभी जो है ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया जैसे हार्ट बीट चलना, उसके बाद ब्लड का रक्त परिसंचरण तंत्र होना, उसके बाद सांस की चलना, ये सब जो है ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया जो है नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। इस पे अनैच्छिक क्रिया, दिल का धड़कना, सांस लेना, ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया है, और ऐच्छिक क्रिया जो खुद कर सकते हैं वो ऐच्छिक क्रिया हो। अगला प्रश्न है 115 नंबर क्वेश्चन, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। तो उद्योग में जो प्रयुक्त शक्ति की इकाई वो जो है हॉर्स पावर होता है, जिसका मान 746 वाट होता है। 746 वाट 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से परमाणु यौगिक बनता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से यौगिक बनता है। अगला प्रश्न है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। तो बल के समीकरण में याद रखिएगा, F बराबर ma होता है, मास गुने एक्सीलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, तो इसमें F बराबर ma प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियम किसने प्रतिपादन किया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के अधिक फलन होता है। तो ये जो मेंडलीफ ने जो है बताया था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का अधिक फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने की मदद करता है। तो ये सेल या बैटरी जो है ये विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। और बैटरी जो होता है, बैटरी का जो आकार होता है ये ऐसे, ये इस साइड बड़ा होगा तो प्लस, और ये जो छोटा होगा तो ये माइनस, प्लस और ये माइनस, ऐसे बैटरी का जो है आकार बनाया जाता है। और ये जो वोल्ट मीटर जो है ये जो है समांतर क्रम में होता है। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में होता है, और ये वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, और एमीटर से जो है करंट मापा जाता है, करंट विद्युत धारा जो है मापा जाता है। और ये एमीटर से करंट मापा जाता है, और एमीटर जो है ये
श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और ये सॉरी दोस्तों, ये विभवांतर जो होता है, ये विभवांतर ये जो है समांतर क्रम में होता है। अगला प्रश्न है 120 नंबर क्वेश्चन। कार्बन के निम्न अपरूप में से धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये कोक का उपयोग जो है दोस्तों, ये अपचयन एजेंट के रूप में किया जाता है। अपचयन एजेंट के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस फूल की मादा के प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? तो किसी फूल के मादा के प्रजनन हिस्से को जो है अंडप कार्पेल कहा जाता है, जिसे स्त्री केसर भी कहते हैं, स्त्री केसर। और पुरुष के लिए पुंकेसर होता है, जिसे एस्टर्न कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो ध्वनि जो है निर्वात से गुजर नहीं सकती। याद रखिएगा, ध्वनि का सबसे अधिक मान ठोस में होता है, उसका द्रव्य में और लास्ट में गैस में होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेय जल के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है, ये जो है पानी को जो है शुद्ध करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये CaCO2 जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। और ये बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये पेंसिल नहीं काम कर रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, NaHCO3 जो होता है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण का एक समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो इसको हम निकालेंगे। u बराबर जो है 0 है, u बराबर 0 और v बराबर जो है 90, वेग जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ जो दोस्तों u बराबर 0 है और v बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम जो है वो 5 मिनट है, टाइम जो है 5 मिनट है। तो टाइम को जो है हम घंटा में बदलेंगे, तो इसमें 60 से भागा देंगे। तो यहाँ पे सूत्र हो जाता है v² बराबर u² प्लस 2as। और ये s बराबर होता है, तो यहाँ पे s बराबर u² माइनस v² बट्टा 2a। तो a का मान जो हम निकालेंगे, तो a बराबर v माइनस u, तो a बराबर 90 माइनस 0 बट्टा 5 बट्टा 60। तो इसका मान जो है निकलेगा 1080 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको हमें इस सूत्र पे बैठाएंगे, s बराबर u²। तो u² जो है दोस्तों ये 0 है, u² 0 माइनस v² जो है, v² का जो मान है वो 90² बट्टा 2 गुना 1080। तो इसका जो मान है इतना निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर क्वेश्चन। कार्बन C एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन के एक मोल में जो है 6.02 गुना 10⁻23 होता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए कम से कम है 0.1 सेकंड होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल जो है कम से कम 1.1 सेकंड होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि डोबेनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? तो इसका दूसरा सदस्य जो है आर्सेनिक होगा। क्या होगा? आर्सेनिक। यदि डोबेनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी हो, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? तो आर्सेनिक जो है इस त्रिक का दूसरा सदस्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? तो ये हीरा जो है ये कार्बन का यौगिक नहीं है। बाकी ये संगमरमर, डोलोमाइट और चौकी जो है कार्बन का यौगिक है। हीरा जो है ये ग्रेफाइट का यौगिक है। सॉरी दोस्तों,
ये हीरा जो है एक मिनट दोस्तों, ये कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? तो ये हीरा कार्बन का यौगिक नहीं है। संगमरमर, डोलोमाइट और चौकी जो है ये कार्बन का यौगिक है। अगला प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है। और पादप का ये याद रखिएगा जो सेल्यूलोज का बना होता है। पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, जिसमें हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, ये सेल्यूलोज, ज़्यादातर ये सेल्यूलोज रहता है ऑप्शन में। अगला प्रश्न है 130 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे हम एस्ट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एस्ट्रोमियर कहते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व बोल रहा है, तो धातु तत्व जो है वो लिथियम होता है। अगर पहला तत्व पूछ देता, पहला तत्व, तो हाइड्रोजन हो जाता। और ये जो है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये अधातु है। क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन और हीलियम अधातु है, तो इसलिए यहाँ पूछ रहा है पहला धातु तत्व क्या है? तो पहला धातु तत्व लिथियम है। लिथियम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है भ्रूण के एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त का पोषण प्राप्त होता है। तो गर्भनाल प्लेसेंटा के माध्यम से जो है भ्रूण को जो है उसकी सहायता, भ्रूण के एक विशेष ऊतक की सहायता में मां की रक्त से पोषण होता है। तो प्लेसेंटा के माध्यम से जो है भ्रूण बच्चे को जो है गर्भ के दौरान पोषण होता है रक्त के माध्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाए तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। और एक सूत्र याद रखिएगा जो p²/2m होता है, तो p²/2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है व्युत्क्रमानुपात है p² का, तो ये जो है 256 गुना, तो ये 256 गुना हो जाता है, तो 256 और p², तो p² का मान कितना हो जाएगा? तो p² का मान इस तरह 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, प्रारंभिक मान का 16 गुना। अगला प्रश्न है पानी से भरे एक गिलास में रखा नया नींबू गिलास के बगल से देखने पर उसकी वास्तविक आकार कैसा प्रतीत होता है? तो उसका वास्तविक आकार जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है जो पानी से भरे एक गिलास में रखा नया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसका वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ऐसा दिखता है। अगला प्रश्न है 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे फूलों लोहे धातु से बनी वस्तुएं का नुकसान पहुंचाता है? तो ये जो जंग जो है पुल में जो है लोहा और धातु से बनी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है जंग। अगला प्रश्न है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति, पोजीशन, उसकी स्थिति विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है जो ये चित्र है, दिए गए संकेतक विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत बल्ब, ये जो चिन्ह है ये विद्युत बल्ब का होता है, विद्युत बल्ब का। और अगला चिन्ह जो है बैटरी का, तो पहले बता ही दिए थे, इस तरह बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला माइनस, इस साइड प्लस। और ये प्लग कुंजी का जो होता है, प्लग कुंजी का ये इस तरह होता है, प्लग कुंजी का, प्लग कुंजी का इस तरह से होता है, प्लग कुंजी का, प्लग कुंजी का इस तरह से होता है। उसके बाद इसका देख लीजिए आप, प्रतिरोध करंट का जो होता है, करंट का इस तरह इसका होता है करंट का। अगला प्रश्न है दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये जो है इथाइन जो है एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में जो है
सिंगल बॉन्ड वाला जो है वो संतृप्त होता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है वो असंतृप्त होता है। अगला प्रश्न है, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान। और प्लाज्मा में जो है दोस्तों, प्लाज्मा में इसमें 55% प्लाज्मा में जो है 55% ब्लड में जो है 55% प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा में जो है 90 से 92% वाटर पाया जाता है। और ये आरबीसी जो है दोस्तों, आरबीसी याद रखिएगा, आरबीसी इसमें जो है 55% सॉरी दोस्तों, प्लाज्मा में जो है 90 से 92% जल पाया जाता है और आरबीसी में जो है 55% ब्लड पाया जाता है और उसके बाद जो है 55% ब्लड पाया जाता है और 40% सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे में परिवहन करता है? ये प्लाज्मा जो है नाइट्रोजन युक्त कचरे को परिवहन करता है। 39 उच्च तापमान, प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो ये एथीन जो है एक प्रकार का डबल बॉन्ड है। अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होते हैं? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये मूत्राशय के नीचे होता है और ऊपर पूछेगा तो ये लिंग के ऊपर हो जाएगा और मूत्राशय के नीचे, यहाँ पे नीचे पूछा है तो मूत्राशय के नीचे होगा, अगर ऊपर पूछेगा तो लिंग के ऊपर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि की गति। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजीय पत्रीय पौधे डिक्टोएंडो प्लांट का विशेषता नहीं है? तो ये जो है, इनमें पौधे का तंतु में जड़ें फाइबर्स रूट होती है, ये गलत है। बाकी तीनों, इनमें पौधे 2 बीजपत्री होते हैं, ठीक। इनमें पौधे 1 टैप जड़ होती है, ठीक। इन पौधे में जलीदार, ये तीनों से, बाकी ये डी गलत है। अगला प्रश्न है 145 नंबर क्वेश्चन, लीड नाइट्रेट के जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये लीड नाइट्रेट के जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाले भूरे रंग की गैस का नाम है। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मापने के लिए जो है ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 147 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बायोगैस से प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो बायोगैस के प्रक्रिया के माध्यम से अवायवीय किण्वन प्राप्त होता है, अवायवीय किण्वन प्राप्त होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की गणना की थी? तो ये सत्येंद्र बोस ने जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था की गणना की थी। और सीवी रमन ने जो है, ये रमन प्रभाव की खोज के लिए इसको जो है पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार जो है रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। और इसके ही जन्मदिन रमन प्रभाव की खोज में विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन प्रभाव की खोज में 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है 149 नंबर, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर लौह उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर जो है हरी सॉरी दोस्तों नीली लौ उत्पन्न होती है, नीली लौ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है 150 नंबर क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिनके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो उसे हम मेटाफेज कहते हैं। जहाँ पे समसूत्री विभाजन के चरण का नाम मेटाफेज कहते हैं, जहाँ पे विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं उसे हम मेटाफेज कहते हैं। आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।